सुप्रभात। बहुत ही अच्छे प्रातःकालीन इस वातावरण में जब हमारा भगवान सूर्य नारायण के समीप बैठकर आज हम इस ध्यान को यहाँ कर रहे हैं। कुछ बातें पिछली बार जो रह गई थी उसी क्रम में मैं कुछ बातें आज आपसे साझा करूंगा। कल आलोक इंटेक के कुछ छात्र यहाँ से मेवाड़ के 76वें महाराणा स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि देने गए थे। वहां पर एक समूह, इंटर के बच्चों ने भी देखा होगा कि एक समूह जो करणी सेना का आ रहा था, उसने मुझे चारों तरफ से मैं पहुंचा और मुझे घेर लिया और एक स्वर में सबने ये बात कही कि कुमार साहब, हम सब करणी सेना के सदस्य आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि सनातन को आपने जिंदा रखने के लिए जो काम आलोक संस्थान कर रहा है वो कोई नहीं कर रहा। ये उनके शब्द थे। इंटर के बच्चों ने भी देखा उसको। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे, और जड़ों से जुड़ने के लिए क्या करना होता है वो आलोक संस्थान कर रहा है। कोई ऐसा नियम नहीं है कि यहां पर गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी, जन्माष्टमी मनाई जाएगी, रामनवमी मनाई जाएगी, गांधी जयंती तो ठीक है, सरकारी आदेश होता है, बाकी किसी की जयंती के लिए कोई सरकारी आदेश नहीं है। कई कितनी इंस्टीट्यूट कुछ नहीं मनाते हैं, पढ़ाते हैं और घर भेज देते हैं। एक तरफा उनका व्यक्तित्व निर्माण होता है। लेकिन आलोक इस दिशा में बिल्कुल अलग है। कल हो सकता है हमसे कुछ चूक रह गई हो, लेकिन अगली बार 19 नवंबर को हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती रहती है, यानी कल। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस झांसी के किले को देख के आया। आप में से कितने बच्चे झांसी के किले को देखा है? किसी ने? एक ने भी नहीं देखा। चलिए कोई बात नहीं, अब जब मौका मिले तो जरूर जाइएगा, क्योंकि झांसी यहाँ से कोई बहुत पास नहीं है, बहुत दूर है। 600 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर अंग्रेजों ने भी किताब लिखी। उस किताब का नाम था लक्ष्मीबाई। वो लक्ष्मी शब्द उस समय बोला भी यही जाता था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो जितनी उपलब्ध जानकारियां हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण, तो कई सारी फिल्में भी बनी हैं। उनका जन्म नाम था मणिकर्णिका। वैसे वो थी मराठी, लेकिन अपने पिताजी की वजह से वो बनारस में रही। उनकी शिक्षा वहीं पर हुई, इसलिए बनारस में रही। और जब वो झांसी की रानी बनी तो उन्होंने वहां पर एक मणिकर्णिका एक घाट बनाया। आज भी बनारस में मणिकर्णिका घाट है। वो जो लोग बनारस जाते हैं उनको पता होगा, या नीलम नागर जो वहाँ के बनारस से है उनको भी उस घाट पर गए होंगे। वो घाट कभी भी अग्नि से मुक्त नहीं रहता। ऐसी मान्यता है कि काशी में जिसकी मृत्यु हो जाए और उसको काशी में जलाया जाए तो वो मुक्त हो जाता है। तो वो मणिकर्णिका घाट ऐसा है, हर समय प्रज्वलित रहता है। वहां लाशों के गाड़ियां आती है और वो लाशों के ढेर होते हैं। और वो वहां पर आज भी चांडाल है जो वहां से पैसे वसूल करते हैं
और वो चांडाल वहां पर है आज भी। कहते हैं कि काशी में अगर किसी को जीवन में मुक्ति चाहिए तो अपने देह को जलाने का काम काशी में होना चाहिए, वो वहां से फिर पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसी मान्यता है। उस मणिकर्णिका का घाट का नाम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर है, क्योंकि मणिकर्णिका उनका खुद का नाम था, उन्होंने उस घाट को बनवाया, इसलिए उसका नाम मणिकर्णिका है। हमारे मेवाड़ का भी एक घाट है, मैंने यहाँ के महाराणा साहब से उस घाट के बारे में जिक्र किया था, मैं उसको देख के आया था। ऐसा मान्यता भी नहीं, ऐसे बिल्कुल सत्य है कि जब 1853 में इनकी जब विवाह हुआ था तो ये खुद ब्राह्मण थी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर उन्होंने वहाँ के झांसी के जो महाराज हैं उनके साथ, गंगाधर राव नेवलकर नाम था, नेवलकर उनका सरनेम है, नेवलकर एक बड़े विद्वान और बड़ी प्रभावी उनकी अपनी एक सत्ता थी। नेवलकर महाराज के परिवार में महारानी बनकर ये जो करहड़े ब्राह्मण होते हैं मराठी में, वे वहाँ गई थी। तो उस समय महाराज के से उनके एक पुत्र हुआ था दामोदर राव, लेकिन 4 महीने की अवस्था में उस पुत्र की मृत्यु हो गई। तो लॉर्ड डलहौजी उस समय वहां पर थे जब इन्होंने गोद लिया। देखिए बच्चों, एक बात इतिहास की बहुत अच्छी समझने की, आप सबको एक बात जानकारी रहनी चाहिए कि हमारे जो महाराणा थे, तो महाराणा भगत सिंह जी जो थे वो यहाँ तीतरडी के पास एक जगह शिवरती, वहां से गोद लिए गए थे। यहाँ वंश नहीं चल रहा था, महाराणा भोपाल सिंह जी के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने तीतरडी का जो हमारा ठिकाना है वो उन्हीं के परिवार में से, तो वहां से भगत सिंह जी को गोद लिया गया था। उस समय एक परंपरा हुआ करती थी कि जिस किसी को भी गोद लिया जाएगा किसी राज परिवार में या किसी राव उमराव के, जैसे हमारे 16 उमराव हैं इस पूरे मेवाड़ में, है ना, 16 ऐसे ठिकाने हैं जिनको हर महीने एक बार सेवा देने के लिए यहाँ पर उदयपुर आना पड़ता था महाराणा साहब के यहाँ। तो जब 1 महीना यहाँ रहना है तो उन सब ने अपनी हवेलियां बनाई। कौन कौन सी हवेली थी? आमेठ हवेली, कोशीतल हवेली, हाँ, बागोर हवेली, फिर ऐसी सारी हवेलियां बनी हुई अलग अलग। अब उन हवेलियों में एक हवेली जो है बागोर हवेली, वो सरकार के पास है। आपको पता है क्यों? उनके बाकी सब तो आमेठ हवेली में बहुत बड़ा जबरदस्त रेस्टोरेंट चलता है, हाँ, और भी जितनी कोशीतल हवेली उनकी अपनी वो है, हाँ, सबकी हवेलियां अपने अपने पास है, लेकिन बागोर हवेली जो है वो सरकार के पास है। क्यों है? बागोर के जो महाराज थे उनके कोई संतान नहीं हुई, तो उनको परमिशन लेनी थी कि महाराणा साहब मेरे कोई संतान नहीं, मैं गोद लूं। तो महाराणा क्रोधित थे उन पे कि थारा खोज जाएगा मतलब ये कि तेरा आने वाली संतान, तेरे घर में कोई संतान न हो और तेरा वंश नष्ट हो जाए। तो उनको उन्होंने गोद नहीं लेने दिया। जब बागोर में गोद नहीं लेने दिया तो वो कोई संतान, कोई वंशज रहा ही नहीं, तो वो बागोर की हवेली फिर सरकार ने अधिग्रहित की, जहां पर आज पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चलता है। तो जब इनके दामोदर उस पुत्र की मृत्यु हो गई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, तो उन्होंने अपने जो देवर था उसका बेटा गोद लिया, उसका नाम भी उन्होंने दामोदर राव रखा। उस समय डलहौजी उस समय मौजूद थे, डलहौजी ने उसको मान्यता देने से मना कर दिया, लेकिन रानी जो थी वो दृढ़ थी। वो बचपन में इतनी जबरदस्त, महिलाओं को यदि किसी से प्रेरणा लेनी चाहिए तो झांसी की रानी से लेनी चाहिए। उस समय जब 1800, उस समय तो कितना हमारा पारंपरिक परिवार हुआ करते थे, महिलाओं को किसी काम के लिए निकलने नहीं देते थे, डोली में बिठा के ले जाते थे। झांसी की रानी के साथ भी यही था
कि वो मंदिर जाती थी तो डोली में बैठती थी, उसके बाद घुड़सवारों को कहती थी डोली नीचे रखो, और फिर वो घोड़े पर बैठती थी और घुड़सवारी करती हुई मंदिर तक जाती थी, मलखंब करती थी, तलवार चलाती थी। बचपन से उसने वो संस्कार भरे, इसलिए झांसी की रानी इतनी पराक्रमी हो पाई। और मैं जब वो किले पे देखने गया तो मैं दिमाग चकरा गया, मैं इतना बड़ा जंप नीचे घोड़ा कैसे ले सकता है। तो कहते हैं घोड़ा भी करीब 7.5 फुट का, उस समय उसका नाम था पवन। अब सामान्य नाम होता है पवन तो घोड़े का, लेकिन उसका नाम पवन था। अब वो घोड़ा उस किले के उस पे प्राचीर पे चढ़कर और अपने उस बेटे को उन्होंने पीछे बांधा, रक्षा करनी है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा था, वैसे ही महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ये नारा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, अंग्रेज तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं दूंगी अपनी झांसी। और वो लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, अंग्रेजे बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। ये कविता है शायद आपकी, किसी के है, कोर्स में है, नहीं है क्या? पहले हमारे तो समय कोर्स में हुआ करती थी हिंदी में, पता नहीं इतनी अच्छी चीजें 6th 7th 8th में थी पहले। अभी भी कोई बात नहीं, हम जयंती मना कर इस कविता को गा लिया करेंगे। तो वो मर्दानगी वाली बात उनमें थी, ताकत थी उसमें। और जब वो घोड़ा वहां पर, जब अंग्रेजों की एक टुकड़ी वहां पर आई, उनसे लड़ी, उनको खदेड़ा, और जब उस प्राचीर से वो कूदा है घोड़ा, मैं तो वही देखने गया घोड़ा कहां से कूदा, और देखा वास्तव में वो चट्टान थी, वहां पर वो घोड़ा कूदा और उस झांसी की रानी को लेकर भागा। और उसके बाद ग्वालियरों में जो मराठाओं के उस युद्ध के साथ जो क्रांति हुई थी, झांसी की रानी उनसे जाकर मिली थी और अनेक युद्ध लड़े। अंत में ऐसी मान्यता है कि वो घोड़ा भी जो जब कूद के गया तो उसके बाद वो घोड़ा थोड़ी देर, जैसे चेतक घोड़ा हमारा नाला कूदा था, करीब चेतक भी करीब इतना ही 20 से 22 फीट उसने जंप लगाया था। और वो जंप लगाने के बाद चूंकि एक टांग उसकी कट गई थी, तो वो जाके वो उस टांग कटने के कारण वो वहां उसके आगे सूंड भी लगी हुई थी। सूंड इसलिए लगाते थे कि हाथी उनको हाथी का बच्चा समझे। तो वो युद्ध मैदान में चेतक वहां से क्रॉस करके जब कूदा तो प्रताप को उसने बचा लिया, लेकिन वो चेतक वहीं समाप्त हो गया, जिसकी समाधि हल्दी घाटी में चेतक स्मारक पर आज भी घोड़े का स्मारक बना हुआ है। संसार में एकमात्र ऐसा जानवर है जिसका स्मारक बना हुआ है। स्वाभिमान का प्रतीक दुनिया में कोई प्राणी हो सकता है, जानवर हो सकता है, चेतक था। वैसे ही वो पवन कूदा और करीब कहते हैं कि आधा किलोमीटर जाने के बाद वो पवन घोड़ा वहीं मर गया। और झांसी की रानी फिर उसके बाद वहां से फिर अपने उस पुत्र को लेकर भागी है। उसने खूब सारे ऐसे ऐसे काम किए, उनको लोग पेशवा जो थे उनको लोग छबीली कहते थे। छबीली क्योंकि वो हर समय मर्दों जैसी रहती थी, हाँ, मर्दों की तरह रहती थी, किसी से डरती नहीं थी, इसलिए वो कहती थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वो मानी नहीं, और अंतोतगत्वा जब उसके शरीर को किसी ने कहा कि मैं अपने खुद गोली खुद मारी, ऐसी मान्यता है, या किसी एक सैनिक से कहा तुम मुझे गोली मार दो, मेरे शरीर को ये अंग्रेज हाथ नहीं लगा सकते, ऐसी मान्यता है। जो दूसरा विषय है झांसी की रानी पर, अगले बार मैं कैलेंडर में, शशांक जी अगली बार इसको जोड़ के रखिए, 19 नवंबर, जो भी और भी जो हमारे संस्था राजसमंद के बच्चे भी सुन रहे होंगे, 19 नवंबर को हम हर वर्ष रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाएंगे। और इन बालिकाओं को प्रमोट करने के लिए लड़कियों के लिए कुछ कार्यक्रम ऐसे करेंगे जिसमें पराक्रम, शौर्य, कोई जूडो कराटे करता है, कोई कुछ और करता है, इन लड़कियों के लिए उस दिन इस प्रकार के पराक्रम के कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। ये मेरा एक तरह से आपसे संदेश भी है, निवेदन भी है। इन दिनों एक सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, जो ठीक है, अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समय अगर सोशल मीडिया होता, बच्चों इधर ध्यान दो,
अगर सोशल मीडिया होता तो वो शायद उसी में उलझ के रह जाती कि मुझे कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं, वो फिर तलवार लेके नहीं चल पाती। हम भी इतने, मैं एक लाइन दे रहा हूं आप सबको कि हम अनजानों के रिश्तों में तो इतने उलझ के रह गए कि अपने ही अपनों से दूर हो गए। ये सोशल मीडिया की एक लाइन है, उसका उपयोग होना चाहिए। मैं अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं जानबूझ के, मुझे थोड़े दिन पहले मुझे ये सूचना मिली थी तो मैंने कहा इसमें फैक्ट क्या है। गूगल तो कई बार उधर उधर लोग कुछ तो भी फेक स्टोरीज डाल देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में चैटबॉट में, यू नो द चैटबॉट, चैटबॉट कोई नया नहीं है। चैटबॉट 1960s का है, 1960 में था चैट, इंटरनेट था 1960 में, लेकिन बाद में बहुत जाके 1994 95 के बाद इंटरनेट सोशली पॉपुलर हुआ। वैसे ही चैटबॉट भी बहुत पुरानी चीज है, लेकिन चैटबॉट के साथ अभी क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कनेक्ट हो गई। तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति जो चला गया है, मान लो मेरे दादाजी चले गए, उनकी आवाज अगर मेरे पास मौजूद है, मेरे पिताजी चले गए, उनकी आवाज अगर मौजूद है, तो मैं उस एआई को चैटबॉट में उस करेक्टर को एस्टेब्लिश कर दूंगा। और जब वो करेक्टर एस्टेब्लिश हो जाएगा तो मेरे पिताजी मेरे से बात कर सकेंगे। तो चैटबॉट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपसी संवाद करने के लिए कुछ लोग इस तरह का टाइम पास करने के लिए बहुत सी चीजें करते हैं, है ना। जैसे आपके मोबाइल में सीरी से कोई क्वेश्चन पूछो, हेलो सीरी, तो वो फट जवाब देती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो बच्चा था, स्टीव नाम था, या जो भी नाम भूल रहा हूं, शायद स्क्यूवर ऐसा कोई नाम था उस बच्चे का। उसने उस एआई चैटबॉट के साथ संवाद करते करते उसने उसको सजेस्ट किया, यू गो फॉर सुसाइड। और वो 14 साल का बच्चा, उसने सुसाइड कर लिया। दिस इज द मिसयूज ऑफ द पावर of the artificial intelligence and internet. It is a great tool, definitely. I do agree, even I am using the social media, but I am not prone to that situation that I can't live without it. मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति। और ये वीडियो, वायरल वीडियोस को फैक्ट चेक कर लीजिएगा। आजकल तो नकली फेक वीडियोस बहुत होते हैं, फेक आर्टिफिशियल डीप फेक जिसको बोलते हैं। नरेंद्र मोदी को डांडिया खेलते हुए दिखा दिया, हाँ, और पता नहीं और क्या क्या काम करते दिखा देते लोगों को, उसको डीप फेक वीडियोस बना देते हैं। उस वीडियो को चेक करना, वो फेक नहीं है, वो फैक्ट है। एक बच्चे के साथ मोबाइल, आजकल माओं की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी बात अगर पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, समाज के लोग सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, ये सबसे बड़ी बीमारी का, छोटे से छोटे बच्चे को चुप कराना, मोबाइल पकड़ा दीजिए। वो कार्टून देखते देखते दुनिया में बड़ा होते होते वो दूध पीते पीते न जाने फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो क्या क्या देखने लगता है और क्या क्या गंदगी उसके सामने आती है। और एल्गोरिदम्स, आपको कंप्यूटर टीचर पढ़ाते होंगे, एल्गोरिदम क्या है। आप एक बार किसी चीज को क्लिक कर दिया, आपने जूते पर एड पर क्लिक कर दिया, थोड़ी देर बाद कोई भी वेबसाइट खोलोगे आपको जूते का एड आना शुरू हो जाएगा। दिस इज एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम से ऊपर अभी गूगल ने एक सर्वे किया है, मैं आपको ये साइंटिफिकली, मैं अपडेटेड हूं, मुझे नॉलेज है। अभी गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही कि इस पर एक्ट लाया जाए। ऑस्ट्रेलिया ने तो एक्ट कर दिया कि 16 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिंक नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने पेरेंट्स से सजेशन मांगे, पेरेंट्स ने कहा कि सोशल मीडिया हमारे बच्चों का क्रिएटिव माइंड समाप्त कर रहा है, सोशल मीडिया हमारे बच्चों की सोशेबिलिटी, जो सामाजिकता है, वो परिवार में रिश्तों को समाप्त कर रहा है। सोशल मीडिया की वजह से लोग अपराधी बन रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से बच्चे, उनकी मानसिक बीमारियां इतनी बढ़ गई है कि इसको तुरंत प्रभाव से बैन करना चाहिए। और मैं ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं और हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसा एक्ट लाया जाना चाहिए
कि 16 साल से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी बच्चा जुड़ नहीं सके। इंस्टाग्राम पे जो जो उटपटांग हरकतें चलती है वो तो सब लाइक वो लाखों में, और कोई ढंग की बात हम बोले तो वो बेचारे उसके 200-400 हो जाएंगे तो बहुत है, बाकी तो गंदगी परोसी जा रही है और देखे जा रहे हैं लोग। तो उस बच्चे से जब मोबाइल छीना गया तो वो इतना क्रोधित हुआ, उसने पीछे बैट पड़ा था क्रिकेट का बैट, वो मां सब्जी काट रही थी, मोबाइल लेके उसने दबा दिया। इतना ही छोटा बच्चा रहा होगा 8-9 साल का, उसने बैट लिया और अपनी मां के माथे पर दे मारा, ब्रेन हेमरेज हो, उसकी मां वहीं मर गई। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ द मोबाइल, मिसयूज ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट एंड whatever it may be, tablets. People don't prefer to have the tablet or the laptop now. वो तो बेचारे जिनके बिजनेस कर रहे हैं उनके रह गए, बाकी हर चीज तो इस इडियट बॉक्स किसी को बोलते थे, वो इडियट बॉक्स तो बेचारे गांव वालों के लिए भी नहीं रहा। घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो बेचारे आस्था देखते रहेंगे, टीवी को देखता, कोई नहीं देखता आजकल, सब स्मार्टफोन ही देखते हैं। और स्मार्टफोन पे क्या देख रहे हैं ये कोई नहीं देखता, कौन सी साइट चल रही, क्या चल रही। आपको मैं ये बात कहना के लिए यहां पर बैठा हूं कि बच्चों आप लोग समझदार बनिए, जीवन में नकली रिश्तों के संसार से बाहर निकलिए। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बजाय इंटेलिजेंस को प्रयोग में लीजिए। मैं खुद अपनी एक बात बताता हूं, हमारे अपने मोबाइल पर सभी के आ जाता है आजकल, तो सबके मोबाइल पर आपकी स्क्रीन टाइम आ जाता है 3 घंटे 44 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट, कईयों के तो 9-9 घंटे तक भी आता है। तो फिर वो काम क्या करता है, दिन भर खाली मोबाइल ही देखता रहता है। रोटी खा रहे हैं तो भी मोबाइल देख रहे हैं। अरे तुम जब खाना खाओगे और खाने में अगर तुम्हारा भाव नहीं होगा तो तुम्हारे अंदर की जो बॉडी के जो एंजाइम्स है वो बनेंगे नहीं, उस खाने का स्वाद तुम नहीं ले रहे हो, वो खाने के समय तुम्हारा सारा फोकस मोबाइल पे है। मैं इसको बहुत गंदा मानता हूं, जब आप 5 लोग बैठे हो तो कोई मोबाइल देखता है, मैं इसको एक शिष्टाचार के विरुद्ध मानता हूं। मैं बात इस मंच से उठाना चाहता हूं कि एक दिन हम डिजिटल इस बात को ड्रॉप करके देखें कि आज मैं मोबाइल का कम इस्तेमाल, आजकल मैं खुद एक अपनी बात कहता हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से मेरा मूवमेंट कम हुआ तो भी मैं अपना काम करता रहा। मैंने अपने मोबाइल को तो रखा साइड पे और मैंने गीता के उस पूरी किताब को मेवाड़ी में ट्रांसलेट करने का काम शुरू किया, काव्यात्मक रूपांतरण करना शुरू किया। मैं क्रिएटिव लिखता रहता हूँ, मुझे मेरे ऑफिस में जो बच्चे आते देखते होंगे मैं फ्री नहीं बैठता, मैं लिखता रहता हूँ। मैंने किया काम, मैं बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा काम और करने वाला हूँ। मेरे अंदर एक आर्टिस्ट छिपा हुआ है, मैंने एक जितने चक्र हैं सप्त चक्र उन पर मैंने बड़ी पेंटिंग्स बनाई है इन दिनों में, उसकी मैं एक एग्जीबिशन लगाने वाला हूँ। इधर ध्यान दो, जो बात सुननी वो तो नहीं सुनेंगे। तो इस सोशल मीडिया की वजह से तुम्हारी जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता, आजकल चैट जीपीटी ने सत्यानाश कर दिया, ये चीटिंग है। आप 2 शब्द बोलो वो आपको ऐसे बनाकर दे देगा, फिर तुम्हारी क्रिएटिविटी कहां रही, तुम क्या कर पाओगे, तुम क्या बोल पाओगे। आज मैं यहां बोल पा रहा हूं, मैं पढ़ता हूं इसलिए बोल पाता हूं, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं क्या बोल पाऊंगा। मेरे शब्द कहां होंगे, मेरी भाषा कहां होगी, मेरे बोलने के तरीके से आप लोग इंप्रेस कैसे होंगे अगर मेरे पास शब्द ही नहीं होंगे। तो इन सब के लिए आपको सृजनशील होना पड़ेगा और आपके सोशल मीडिया पर आपकी प्रेजेंस जरूर हो, मैं उसके लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन उसका मिसयूज मत करिए, उस सेंसिबली प्रयोग में करिए। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, एसपी है चित्तौड़ के, उनके दोनों बच्चों को बड़े हो गए लेकिन अभी भी उनको मोबाइल नहीं देते हैं। अगर उनको पढ़ना है मेरे सामने बैठो पढ़ो, उसके बाद वापस मोबाइल ले लिया जाता है। पढ़ाई की आड़ में तुम मिसयूज कर रहे हो पावर का, इस मोबाइल का मिसयूज कर रहे हो, ये मोबाइल तुम्हारे सत्यानाश का कारण बनेगा। ये मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको, अगर जो लोग इसका दुरुपयोग करेंगे वो आपके सत्यानाश का कारण बनेगा। आज पूरी दुनिया में ये चिंता का विषय हो रहा है पेरेंटिंग के लिए कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो गड़बड़ा रही है। क्राइम कर रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। अभी लॉरेंस गैंग में जो बच्चे हैं वो 16 साल से कम के बच्चे को बस ये वीडियो गेम ऐसे खतर बंदूकें चल रही है, टैंक चल रहे हैं, मार रहे हैं।
अब जब तुम देखी हिंसा रहे हो, इससे तुम अपेक्षा करोगे वो तुमको प्रेम से बात करेगा? अब बच्चों से कोई थोड़ा सा डांट बोलो तो आपको भूत खा जाएगा। तुम दिखाई उसको चूचू चार्ल्स और पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हो। हाँ, ये हंस रहे हैं, ये देखते हैं, इसलिए इनको पता है ये सब बातें। मुझे भी पता है सब बातें, मेरे घर में भी बच्चे, मैं देखता हूँ क्या देखते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं तो आपको विवेक देने के लिए आया हूं। दुनिया में बहुत सी चीजें होती है, गंदगी होती है दुनिया में, बहुत से, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो दुनिया भर का बहुत सारी खाने की चीजें होती है, सब खा लेते हो क्या? नहीं, आपको जो चाहिए होता है वही खाते हो। शादी में जाते हैं, बफे खाना होता है। हमारे भारतीयों की बहुत बड़ी बेवकूफी है, वो क्या करते हैं कि जितने काउंटर है वो सब प्लेट में भर लो, पहाड़ बना दिया हिमालय। अरे भाई ये इसके लिए नहीं है बुफे, इसके लिए है कि तेरे को जो इसमें से तेरी स्वरुचि भोज, इसमें से जो पसंद हो वो एक दो चीज खाइए। लेकिन नहीं, पहले समोसा खाएंगे, फिर अपन डोसा खाएंगे, फिर उसके बाद फिर कुल्फी भी खा लेंगे, फिर राबड़ी भी पी लेंगे, फिर सब्जी भी ले लेंगे, फिर पुलाव भी ले लेंगे, फिर अपन डोसा खाने चले जाएंगे, फिर पकोड़े खाएंगे, फिर रात को आके दुखी होगा, बाप रे फोकट में मिल रहा है, फोकट का चंदन घस मेरे नंदन। हाँ, तो ऐसा मत करिए, ये जो दुनिया में परोसा जा रहा है वो मत लीजिए स्वीकार, अच्छी बात करिए। आइए हम 2 मिनट केवल, मैं ज्यादा लंबा विषय को नहीं ले जाना चाहता, मैंने बहुत नपे तुले शब्दों में तुमसे तुम्हारी लेवल की बात करी है ना। तो आइए हम 2 मिनट 3 मिनट ध्यान करेंगे, सीधे बैठिए, बिल्कुल सीधे आंख बंद करके। हमें अपने जीवन में प्रेरणा के लिए कहीं बाहर नहीं देखना पड़े। हमारे घर में हमारी माँ अपने परिवार के सब जनों को पहले खिलाती है फिर खाती है। ये एक जीवन मूल्य है, औरों के लिए अपने जीवन को समर्पित करना। एक विद्यालय में एक बच्चे ने अलग अलग प्रश्न किए गए कि तुम क्या बनना चाहते हो। एक बच्चे ने बहुत दिल चीर देने वाली बात लिखी, उसने कहा टीचर मैं मोबाइल होना चाहती हूँ, और मैं मोबाइल इसलिए होना चाहती हूँ कि मैं जब भी स्कूल से घर लौटती हूँ, मेरी माँ मोबाइल में बिजी है, मेरा भाई मोबाइल में बिजी है, मेरे पापा मोबाइल में बिजी है, मैं किससे बात करूँ, इसलिए मैं मोबाइल बनना चाहती हूँ। कम से कम मैं मोबाइल बनूंगी तो अपनी माँ, अपने भाई, अपने पिता से बात तो कर सकूंगी। ये बहुत बड़ा व्यंग है, बहुत बड़ी तकलीफ है समाज की। हम संवादहीन होते जा रहे हैं। चार लोग बैठे हैं मौन, अपने ही मोबाइल में व्यस्त हैं। बात करिए, संवाद करिए, अपनों से मजाक करिए, दिल और दर्द की बात करिए। ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम अपने विवेक से क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय ले सके। हम ये सोच सके कि हमारे लिए क्या उत्तम है। तकनीक सूचना दे सकती है, लेकिन प्रेम, वात्सल्य, स्नेह तो अपनों के साथ बैठकर ही मिलता है। हे ईश्वर, मैं सद्मार्ग पर चल सकूं, सत्कर्म कर सकूं,
मैं किसी के अधीन नहीं रहूं, मैं इस तकनीक का लाचार न बनूं, मैं इसके भरोसे न रह सकूं। चिंता नहीं, चिंतन करिए। अपने घरों में फिल्म स्टार के फोटो नहीं, महान प्रेरणा देने वाले महापुरुषों के चित्र लगाइए। भगवान राम से प्रेरणा लीजिए, कृष्ण से प्रेरणा लीजिए, सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लीजिए, झांसी की रानी से प्रेरणा लीजिए, महाराणा प्रताप से प्रेरणा लीजिए, पन्ना धाय से प्रेरणा लीजिए, गोरा और बादल से प्रेरणा लीजिए, हाकिम खां सूर से प्रेरणा लीजिए, भामाशाह से प्रेरणा लीजिए। हजारों रोल मॉडल्स हमारे आसपास हैं। हमें किसी विदेशी रोल मॉडल की जरूरत नहीं है। अपने परिवार में अपनों से बड़ों से प्रेरणा लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए। फिर सांस लीजिए। जितनी लंबी गहरी सांस लेंगे उतने ऑक्सीजन इनटेक करेंगे। जितनी अंदर ऑक्सीजन जाएगी उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहें। ओम बोलने की आवश्यकता नहीं, केवल अभी प्राणायाम कर रहे हैं। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। दोनों हाथों के हथेली रगड़िए, आंखों पर लगाइए और विराट प्रकाश का अनुभव करिए। बहुत ही कम समय में बहुत सी बातें कर ली अपने। ऑलमोस्ट 27 मिनट में मैंने अपनी बात समाप्त की। आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।